आप देख रहे हैं आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल वीडियो अच्छी लगे दोस्तों लाइक शेयर जरूर कर दें। तो जो चलते साजिद तारिक साहब की और आरजू काज़मी की कन्वर्सेशन हो रही है। टॉपिक है साजिद तारिक शो पाकिस्तान डेजर्ट डाइवर्ट लोन क्यों डाइवर्ट करेगा। देखते हैं पहले वीडियो फिर इस पर मजीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी साजिद तारिक साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच सर। 2-3 टॉपिक्स हैं आज, सब इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड है आप और अफगानिस्तान से भी। इंडियन डेलीगेशन गया है अफगानिस्तान, उस पर भी हम बात करेंगे। उनकी आपस में बातचीत हुई है कई चीज़ों के ऊपर, वो साथ में काम करने जा रहे हैं। फिर अमेरिका ने भी इंडिया पाकिस्तान से कहा है कि वो आपस में कुछ अपने टर्म्स जो हैं वो ठीक करें। मोदी जी कश्मीर गए हैं 2019 के बाद फर्स्ट टाइम, और वहाँ काफ़ी उन्होंने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स भी शुरू करने का कहा है जब से 370 हटी है। उसके अलावा यहाँ पे IMF की बात की जा रही है और जरदारी साहब एज अ प्रेसिडेंट आने वाले। और देखें, इसमें आपने तो कूजे में दरिया बंद कर दिया, आपने तो सारा सब कॉन्टिनेंट ही कवर कर लिया। लेकिन इसमें जो बातें नजर आ रही हैं वो जो सबसे ज्यादा कंसर्न है बिलखसूस पाकिस्तान के हवाले से कि अफगानिस्तान तालिबान जो हैं वो दे आर टिल्टिंग टुवर्ड्स इंडिया। अब उसमें बल्कि मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि पिछले कुछ दिनों में मेरा जो अफगानिस्तान के हवाले से पढ़ रहा था मैं कि वो पाकिस्तान से जो वहां के ट्रेडर हैं वो पाकिस्तान से ट्रेड भी नहीं कर रहे हैं और वो दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईरान के साथ ट्रेड कर रहे हैं। और जो दूसरी स्टेट्स हैं, जो रशियन स्टेट्स हैं, उनके साथ किर्गिस्तान काजाकिस्तान वहां से ट्रेड कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ वो ट्रेड भी ऑलमोस्ट उन्होंने बंद कर दिया। दूसरा यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त तालिबान जो है वो चाइना के साथ रिलेशनशिप अपने वो उनका आपने देखा होगा कि माजी में वो उनका एक पूरा उनका वफ्द गया था और उन्होंने चाइना में जाके वहाँ काफी मीटिंग्स की हैं और बल्कि कॉन्ट्रैक्ट भी किए मिनरल्स के हवाले से चाइना के साथ। अब उनका पहले एक वफ्द भारत भी जा चुका है। अब वो जो सेक्रेटरी मिस्टर सिंह है उनके साथ मीटिंग हुई उनकी। तो जो और दूसरी तरफ मैं बताना चाहूंगा कि आपके सर्कमस्टांसेस क्या है। आपके सर्कमस्टांसेस ये हैं कि आपके जो नुमाइंदे हैं यूनाइटेड नेशंस में मुनीर अकरम साहब, उन्होंने अगले दिन स्पीच की है और उन्होंने दर हकीकत पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस को कह रहा है कि वो तालिबान को कहे कि TTP को कंट्रोल करे। वो क्यों करेंगे भाई? अब ये TTP है क्या है? माजी में अगर देखा जाए तो आप सपोर्टर थे इनके। आपके पिछले प्राइम मिनिस्टर जो है वो कहते थे असेंबली में खड़े होके कि उसामा बिन लादेन शहीद हैं, और उसके बाद आपने जश्न मनाए जब तालिबान आए थे। और TTP जिसका नाम ही तहरीक लबैक पाकिस्तान, तो वो कंट्रोल करें तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तो वो अब उनको कंट्रोल करें जाके यूनाइटेड नेशंस किस तरह हो सकता है? और दूसरा ये कि दर हकीकत अगर आप यूनाइटेड नेशंस को कह रहे हैं कि जाके वो इंटरवीन करें, आप कमजोर नजर आ रहे हैं। आप नजर आ रहे हैं कि आप अपने मसाइल खुद हल करने की सलाहियत नहीं रखते। और TTP चाहती क्या है? TTP चाहती है कि वो इस्लामाबाद पे अटैक करे और अपनी मर्जी की इस्लामिक गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करे। अब मैं TTP कौन है? आपके पिछले जो मुर्शद वजीर आजम थे, उन्होंने जो पकड़े हुए थे तालिबान TTP, उनको रिहा किया था। वो कहते थे 50,000 या 5,000 जितने भी ये तालिबान है उनको लाके सूबा सरहद के अंदर रिहेबिलिटेट किया जाए, उनको आबाद किया जाए, बल्कि कई किए उन्होंने, उनको लाए वापस। फिर ये TTP कौन है कि आपके पिछले इंटीरियर मिनिस्टर कहते थे कि इनके 5,000 फैमिलियों के फैमिलियां, उनकी बच्चे बीवियां इस्लामाबाद के आसपास रहते हैं। ये अभी कल की बात है, शेख रशीद साहब की मैं बात कर रहा हूं। आज आप कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन जाके उनको कंट्रोल करें। तो ये दर हकीकत आपकी अपनी पॉलिसियां हैं। आप कभी एक साइड पे जाते हैं, कभी आप कहते हैं अच्छे तालिबान बुरे तालिबान में फंस जाते हैं, आप कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं, कंफ्यूज है आप हर मामले में। लेकिन अब वो भारत है, उसमें दो चीजें, भारत की बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है वहां पे,
इन्वेस्टमेंट से मुराद ये है कि आपने देखा होगा कि उनकी पार्लियामेंट की बिल्डिंग भी भारत ने बनाई थी, उनके पुलिस और आर्मी को भी ट्रेन वो करते रहे हैं, और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया था। 17 कौंसल जनरल थे उनके वहां पे। तो अल्टीमेटली अभी भारत उनको एक्सेप्ट तो नहीं कर रहा है, लेकिन वो दे वांटेड टू नॉर्मलाइज द रिलेशनशिप विद देम, और वो दे आर मूविंग फ्यू स्टेप्स अहेड ऑफ यू। जिस तरह के आप खुद जो है आप अपने इंटरनल इशू ही नहीं सॉल्व कर पा रहे, आप एक्सटर्नल इश्यूज को किस तरह ठीक करेंगे। दूसरी बात यह है कि अमेरिका आपको कहता है कि रिलेशनशिप भारत से ठीक करें, वो किस तरह कह सकते हैं, वो थर्ड पार्टी है। जब तक आप खुद अपने मामलात ठीक नहीं करेंगे, आपको जब आप दोनों तरफ से आपको एतमाद का इशू है, जब तक आप खुद बेबी स्टेप्स नहीं लेंगे, जब तक आप खुद रियलाइज नहीं करेंगे कि आपकी सर्वाइवल का इशू है कि अपने नेबर्स के साथ रिलेशनशिप ठीक करें, तो तीसरा बंदा क्रॉस अटलांटिक इतने दूर मीलों से बैठ के आपको किस तरह कुछ कह सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप ठीक करें। वो भी इसलिए कह रहे हैं कि आजकल यू आर इन द कैंप ऑफ अमेरिका के आसपास फिर रहे हैं। आईएमएफ की वजह से आपने चाइना को अबेंडन किया हुआ है। उन्होंने एक ये टूटी फूटी स्टेटमेंट किसी पेड जर्नलिस्ट के कहने पे दे दी होगी उन्होंने, क्योंकि वरना अमेरिका इज नॉट इंटरेस्टेड इन, देखा जाए तो वो यूक्रेन से ही नहीं निकल पा रहे, उससे आगे नहीं जा रहे। गाजा की जंग जो हालांकि फाइनेंस अमेरिका कर रहा है, वो भी उनके कंट्रोल में नहीं है। बर्नी सैंडर यहाँ पे एक बड़े प्रोमिनेंट लीडर हैं। आज से कुछ अर्सा पहले उन्होंने अपनी तकरीर में बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि असला भी अमेरिका दे रहा है, पैसा भी अमेरिका दे रहा है गाजा की जंग में, लेकिन इजराइल अमेरिका की बात सुनने से इनकारी है। तो ये अमेरिका के अपने हालात हैं। अगर अमेरिका से पूछा जाए भाई आप अपने हालात दुनिया से ठीक कर लो, तो वो अपने हालात ठीक करने के काबिल नहीं है, किसी को एडवाइस वो क्या करेंगे। दूसरा, इस वक्त अगर देखा जाए तो आप भारत के अंदर इलेक्शन कैंपेन इज ऑन द राइज। मोदी साहब, मैं तो कहता हूं कि वो कभी भी इलेक्शन मोड से बाहर नहीं आए। वो पूरे भारत के दौरे पर निकले हुए हैं, हमेशा ही रहते हैं। कश्मीर का दौरा किया। मैं जो खासकर अबू धाबी के अंदर जो मैं दुबई के अंदर सबसे बड़ी कंपनी अमार कंपनी है, जो कि अपने प्रोजेक्ट करने जा रही है कश्मीर के अंदर, मॉल ऑफ कश्मीर बनाएंगे वो। आप अगर दुबई जाने का इत्तेफाक हो तो हर दूसरी बिल्डिंग के ऊपर आप देखेंगे अमार ग्रुप। और दूसरा, जिस तरह के दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज जो है, ऊंचा ब्रिज, वो कश्मीर में बनाया गया है, जिसकी हाइट जो है एफिल टावर से भी ज्यादा है। तो कश्मीर में दर हकीकत जब से वो उसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, वहां पे काफी डेवलपमेंट हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। बल्कि मुझे हमेशा इस चीज का एहसास होता है कि वहां जब सारे हालात ठीक होंगे तो आप अपने कश्मीरियों को क्या जवाब देंगे। ये एक बहुत बड़ा आपके लिए परेशानी का मौका होगा, टाइम आने वाला है। बल्कि जो एक सबसे बड़ा इस वक्त इशू आ रहा है आपका, कि आपके वजीर आजम साहब ने हल्फ उठाते ही पहला जो उन्होंने स्टेप उठाया है, आईएमएफ को ग्रीन सिग्नल दिया है, उनके बातचीत शुरू की जाए उनसे। तो एक जो महंगाई का तूफान आएगा, आईएमएफ आपका बजट बनाएगा, उसमें सबसे बड़ी चीज क्या होगी कि पेट्रोल और गैस और डीजल की प्राइसें बढ़ा दी जाएंगी। जब वो बढ़ेंगी तो आपकी हर चीज की प्राइस बढ़ेगी और उसकी चीखें कश्मीर से भी सुनी जाएंगी। तो आप उसको किस तरह कंट्रोल करेंगे? आपके भी हालात खराब होने वाले हैं मजीद महंगाई के हवाले से। दूसरा, अब जो आईएमएफ की पहली कंडीशन है कि आपके जो बड़ी कॉरपोरेशंस जो नहीं चल रही हैं, जिस तरह पीआईए है, जिस तरह स्टील मिल है, उसको प्राइवेटाइज करें। तो जाहिर है जिस तरह माजी में करते हैं चीजें को, फ्रंटमैन अपना ही सामने रख के, ये आपके जो रूलिंग एलीट के लोग हैं ये उसको ले लेंगे, किसी अपने भाई भांजे को कंपनी बना के देखेगा, क्योंकि आपके अंदर फेयर चीज तो चलने से आप बिल्कुल कासर हैं जिस तरह के। और दूसरा, एक आईएमएफ के हवाले से आपने बात की है। आईएमएफ ने हमारे मुर्शद साहब को कह दिया है एब्सोल्युटली नॉट। उनकी स्टेटमेंट आ चुकी है सामने कि हम सियासी चीजों के साथ डील नहीं करते। मैं हैरान था कि जब इन्होंने आईएमएफ को लेटर लिखा था, खान साहब ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट हैं, सारा दिन वकील उनके सामने दरबार लगा के बैठते हैं, उनको ये नहीं पता था कि आईएमएफ गवर्नमेंट से डील करती है, अपोजिशन से एडवाइस नहीं लेती, बल्कि गवर्नमेंट के साथ भी डील करती है अपनी मर्जी से, अपनी टर्म्स के ऊपर। और वो टर्म्स जो है, आपने कोई ना कोई चीज, मैंने आपको हमेशा कहता हूं कि आईएमएफ गुर्दे लिखवाती है कंट्रीज के, तो वो गुर्दे आपके 250 मिलियन लोगों के हैं। खान साहब का उसमें कोई लेना देना नहीं था। पता नहीं क्यों खान साहब ने ये इतनी तकलीफ की है और अपने हालात, अपने रिलेशनशिप एस्टेब्लिशमेंट से मजीद खराब कर लिए। पहले भी इसी तरह की हरकत की थी इनके फाइनेंस मिनिस्टर ने,
दो चीफ मिनिस्टर्स को जो ऑडियो लीक हुई थी वो कह रहे थे कि आप लेटर लिखें IMF को कि हम आपको पैसे नहीं देंगे, हालांकि वो फेडरल गवर्नमेंट का मैटर होता है। लेकिन खास साहब पता नहीं ये किस तरह के दरहकीकत जन्नात के हवाले से चलते हैं। किसी काले जादू का रिजल्ट था कि किसी ने कहा होगा कि आप लेटर लिख दें IMF को, हो सकता है चल जाए वो, लेकिन वो तीर नहीं चला है। उसका भी उन्होंने जवाब दे दिया IMF वालों ने। उन्होंने कहा कि भाईजान हम एब्सोल्युटली नॉट, हम अपोजिशन से डील नहीं करते, हम गवर्नमेंट के साथ डील करते हैं। और आजकल जिस तरह के आपके हालात, थोड़ा सा भारत के साथ अमेरिका स्लो डाउन हुआ है जिसका आप फायदा उठा रहे हैं। और तीसरा, ये खबर मैंने कहीं से सुनी है कि आप यूक्रेन को असला प्रोवाइड करने की आपकी कमिटमेंट है और उससे IMF आपको दूसरी तरफ से कर्जा देगा। यहाँ मैं ये बताना चाहूंगा आरजू, आपका ये तकरीबन 70 बिलियन से ज्यादा आपका कर्जा है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आप वापस इसको पे किस तरह करेंगे, इसमें मजीद इजाफा हो जाएगा। मेरे दर हकीकत जब कर्जे की किस्तें देने के लिए कर्जा लिया जाए तो ये ऑलमोस्ट डिफॉल्ट ही होता है। लेकिन अब आपने कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया इन रिसेंट अरसे में, और किसी के पास प्लान भी मौजूद नहीं है कि हमने सरवाइव किस तरह करना है। तो मजीद कर्जा लेना सोल्यूशन नहीं है। कर्जा वापस ना देने की सलाहियत ना हो, कोई रिफॉर्म आप ना कर रहे हो, कोई आप अपनी कौम को पढ़ाने के लिए कोई कोशिश ना हो, आप लग्जरी गुड को इंपोर्ट करने में उस पर पाबंदी ना लगाएं, एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश ना करें। आप एग्रीकल्चर कंट्री हैं लेकिन गंदम इंपोर्ट करते हैं। आप डिफेंस पे, मैं दूसरा IMF के हवाले से जब बात हुई तो उस पर यह भी बताना चाहूंगा कि आज मैंने भारत के मीडिया में ये भी पढ़ा है, वहां भी तशवीश है इस बात की कि पाकिस्तान जो है वो IMF से कर्जा ले रहा है। तो वो भी अपने तहफ्फुज़ात का इजहार कर रहे हैं वहां से कि पाकिस्तान ये पैसा लेकर डिफेंस पे ना, अपनी आर्मामेंट्स पे ना लगाए। और दूसरी उनकी कंडीशन है, भारत की तरफ से ये डिमांड की जा रही है, ये पैसा लेकर दूसरे मुल्कों को ना दिया जाए आगे मज़ीद। लेकिन देखें कहां तक सुनी जाती है। 17% जो है शेयर वो अमेरिकन का है IMF के अंदर, तो जाहिर है उसका असर रसूख अमेरिका ही चलता है। भारत की अपने तहफ्फुज़ात का इजहार किया है उन्होंने, लेकिन वो पता नहीं कितना। सर पाकिस्तान जो कर्जा ले रहा है उस पर सिवाय पाकिस्तान के पूरी दुनिया परेशान है, चाहे वो भारत हो चाहे अमेरिका हो। लेकिन पाकिस्तान को जो लोग चला रहे हैं वो बिल्कुल भी फिक्र नहीं कर रहे, उनको कोई परेशानी नहीं। वो तो तैयारी कर रहे हैं, आसिफ अली जरदारी साहब एक बार फिर प्रेसिडेंट बन के आएंगे, लेकिन करेंगे क्या? क्या पावर होगी उनके पास? पावर पहले कौन सी इनके पास होती है, अब ये कौन सी नई बात है। लेकिन उसमें आरज़ू जो मैं सबसे बड़ी जो मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि अमेरिका में बैठे हुए मैं कंसर्न ये हूं कि ये पैसा पाकिस्तान जाएगा भी कि नहीं जाएगा, ये किस तरह जाएगा। पहले आपका पैसा कुछ तो यही इधर उधर हो जाता है, कुछ आप पाकिस्तान जाके जो प्रोजेक्ट्स आप करते हैं डेवलपमेंट के आगे पीछे, वहां से करप्शन में फिर वापस आ जाता है पैसा। और बल्कि ये IMF को भी पता है चीजें, क्योंकि करप्शन में तो आप यू आर लीडिंग इन द वर्ल्ड। तो पाकिस्तान में आज तक बल्कि मेरे लिए जो एक और कंसर्न ये है कि किसी ने आज तक ये पूछा नहीं सुप्रीम कोर्ट में को रिट लगा के ये पैसा कहां जा रहा है। $70 बिलियन गया कहां है? जो आपके कर्जे आपके ऊपर चढ़े हुए हैं, ये किधर गए सारे? कोई अब मेरी गुजारिश होगी बल्कि आपके चीफ जस्टिस साहब से, जिन्होंने 40-45 साल के बाद आज भुट्टो के केस का फैसला कर दिया है, वो भी टूटा फूटा सा कि ये जुडिशियल मर्डर था, तो वो किसी दिन हिम्मत करके ये भी बता दें कौम को कि ये पैसा जो आता है IMF ये किधर जाता है। $70 बिलियन कहां गया है, क्या वजह है? ये मेरे भाई आप बताएं कि दुबई में पड़ा है पैसा, ये फला खा गए हैं, लूट गए हैं, टोरंटो जा रहा है, लंदन जा रहा है, न्यूयॉर्क जा रहा है, ये पैसा जा किधर रहा है? कोई ये बताने की कोशिश सर आज के जमाने में तो ये हर बच्चे को पता है कि वो पैसा कौन खा रहा है और कौन ले जा रहा है। अब कोई ना माने तो और बात है, लेकिन ये इसका आप कहां लेकर जाए, इसकी कोई एंड भी तो होगा ना कहीं से ये रुकेगा, किस तरह होगा, क्या करेंगे आप? अब महंगाई का तूफान आएगा जब देखें, आपको पता है IMF आपका बजट बनाएगा ये कर्जा वापस लेने के लिए, और वो आपसे लेगा। आरजू आप यू आर वन ऑफ देम एट द सेम टाइम। बिल्कुल बिजली की प्राइस बढ़ेगी, गैस बढ़ेगी, पेट्रोल बढ़ेगी, तो आपकी हर चीज भी तो महंगी होगी ना। तो वो आप देंगे तो, लेकिन ये 250 मिलियन में से बाहर निकल के क्यों नहीं बताते, ये पूछते क्यों नहीं इनसे? रेट तो लगा के पूछ लेते हैं ना, कहीं इलेक्शन के लिए तड़प रहे सारे के सारे, तड़प रहे ना कि इलेक्शन जाली हुआ है, इसके बारे में क्यों नहीं निकल रहे?
वो चट्ठा साहब डिप्टी जो कमिश्नर साहब थे वो बाहर निकल आए, कहते जी फ्रॉड हुआ है। तो कोई इनका क्यों नहीं निकल के आता? आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री में से क्यों नहीं निकल आता कोई, ये देखे जी मेरे सामने ये फ्रॉड हुआ है, ये सारा पैसा फलां खा रहा है। वो क्यों नहीं हिम्मत करता? वो क्यों नहीं? वो देखे ना किस खूबसूरती से कमिश्नर साहब ने कहा था मैं खुदकुशी करने लगा था आज सुबह खुदकुशी करने लगा था, मेरा जमीर जाग गया, रात को उठ गया था, जमीर सो रहा था उठ गया। यहां से कोई नहीं उठ रहा किसी का जमीर कि यार ये 1947 से लूट पड़ी है, ये $70 बिलियन खा गया, फलां खा गया, मैं सुइसाइड करने लगा था इससे पहले। मैंने कहा कौम को बता दूंगी क्या सर। अभी तो देखिए इतनी बड़ी कैबिनेट ये बनाएंगे और उसके बाद जो नई गाड़ियां खरीदी जाएंगी बुलेट प्रूफ और ये वो जो खर्चे होंगे, शहाना खर्चे, वो तो सऊदी क्राउन प्रिंस भी परेशान हो जाएगा। देखें जब पिछली दफा छोटे मियाँ की जो कैबिनेट थी 85 नंबर थे उसके, अब 185 होंगे। लेकिन अब तो तरक्की होगी ना, अब तो 5 साल का मैंडेट है, अब 185 होंगे कैबिनेट। और कल असेंबली में मैं आपको बताना चाहूंगा, कल वहां पे किसी ने बैठ के सुना है, सिगरेट पिया है वहां बैठ के असेंबली के अंदर, क्या उसने क्या मैसेज भेजा है कि क्या है असेंबली आपकी। और मैं हैरान हूं कि अब आपके एक चीफ मिनिस्टर हैं किसी सूबे के, वो सेनेटर बन के आपके इंटीरियर मिनिस्टर बनने वाले। किस्मत देखें कि सियासत में कोई हल्का नहीं उनके पास। कुछ लोगों की किस्मत में बड़ा रश्क आता है। एक काकड़ साहब है, किसी घड़े में से नाम उनका निकला था। अब चीफ मिनिस्टर साहब देखें, वो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, पहले उनका कोई हल्का नहीं है, आज तक उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा। चीफ मिनिस्टर का टेन्योर पूरा होगा, सेनेटर बनाने की पहले ही तैयारियां हो रही हैं और उसके बाद उनके लिए ओहदा भी तैयार है टू बिकम एन इंटीरियर मिनिस्टर। सर मोहसिन नकवी साहब की बात कर रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब। हाँ जी, वही आ रहे हैं, सुना आपके इंटीरियर मिनिस्टर बनने वाले हैं। सेनेट का इलेक्शन उनके लिए, क्रिकेट का भी चेयरमैन बना दिया गया है। कितने खुशकिस्मत लोग हैं, कितने खुशकिस्मत लोग हैं। देखें मुझे भी किसी ने पूछा था बड़े होके क्या बनना चाहते हो, तो मैंने कहा था यार दिल तो करता है कि मैं पाकिस्तान आर्मी का जनरल बन जाऊं, लेकिन बड़ा होके अब देखें कितना बड़ा होके बनता हूं। ख्वाहिश तो मेरी भी इसी तरह की, तो लाल बत्ती वाली गाड़ी हो तो जाऊं तो सलूट पड़े, तो दिल तो ख्वाहिश तो मेरी भी यही कि बड़ा होके मैं आर्मी जनरल बन जाऊं पाकिस्तान आर्मी। लेकिन सर आरजू जो एक बात आज आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से कहना चाह रहा था, जो इस संडे को रमजान शुरू हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया मुसलमान वर्ल्ड के अंदर 1.9 बिलियन मुसलमान, उस हवाले से कुछ अपनी मर्जी मैं कुछ बातें करना चाहूंगा जो हमेशा मेरी नजर में रमजान क्या है, जो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो मैंने बल्कि आज सुबह मेरी नजर से गुजरी है कि किस तरीके से रमजान की वजह से मुसलमान वर्ल्ड जो दुनिया है उसके अंदर इन्फ्लेशन आने वाला है। मैं पाकिस्तान से, जब मैं पाकिस्तान में रहता था, मेरे कई दोस्त जो कारोबारी थे, उनके पास से एक लफ्ज मैं मुसलसल सुनता था कि यार हमने इस महीने में 11 महीने के पैसे बनाने, ओपन आ जाता था, कुछ शर्मिंदगी नहीं। तो वो एक महीना आ चुका है जिसमें 11 महीने के पैसे बनाए जाएंगे। क्या ये रमजान है? फिर मैं यहाँ अमेरिका के अंदर आया, मेरे पास कई इजिप्ट के लोग मेरे पास जॉब करते थे, तो वो कहते थे हमें 1 महीने की छुट्टी दी जाए। मैं उनसे पूछता था क्यों? वो कहते थे कि हमारे मिडिल ईस्ट के अंदर दिन के टाइम हम रोजा रख के घरों में इंडियन फिल्में देखते हैं, रात को जागते हैं, रात को रोजा रखते हैं, रोजे की तैयारी करते हैं। अब मैं ये बताना चाहता हूँ रमजान का स्पिरिट क्या है। रमजान का स्पिरिट ये है कि इसके बारे में इस्लाम के अंदर है कि जिस तरह 11 महीने आप जिंदगी गुजारते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से आपने 12वां महीना भी गुजारना है। रमजान सिर्फ डाइटिंग प्रोग्राम नहीं है। मैंने देखा है, मैंने खुद यहाँ अपनी आंखों से देखा है कि कुछ पाकिस्तानी बच्चे, कुछ मुसलमान बच्चे रमजान का रोजा खोलने के बाद बियर भी पी लेते हैं। फिर मैंने यहाँ पे अमेरिका के और दूसरे कंट्रीज के अंदर देखा है कि 30 दिन रोजे रखने के बाद ईद वाले दिन शराब भी पीते हैं और जुआ भी खेलते हैं। इस तरह सेलिब्रेट ईद की जाती है। ये रमजान नहीं है। रमजान का मतलब यह है कि आपने ना सिर्फ अपने रूह का रोजा रखना है, नियत का रोजा रखना है, आंख का रोजा रखना है, और आपके गुफ्तार से, आपकी गुफ्तगू से किसी का दिल भी ना टूटे। रमजान रोजा ये चीज होती है। तो दर हकीकत इसको मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि इस महीने में लूटने की तैयारी ना की जाए, खुदारा लूटने की तैयारी ना करो। इस महीने में मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हर बंदे से मिलो तो इज्जत से मिलो। अपने पड़ोस में देखो कि कोविड के बाद जो हालात हैं, कई लोग अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं, कई लोगों के बिजनेस खत्म हो चुके हैं, उनकी मदद करो।
उनकी मदद करो, ये रमजान है। और बिलखसूस ये मैं ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा था, ये जो ट्रेंड है, बल्कि मैं देखता हूँ बड़े जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो रमजान में सेलें लगा देते हैं, यूरोप के अंदर, यूके के अंदर, और जहां मुस्लिम पॉपुलेशन है। लेकिन इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर ये ट्रेंड है कि इस एक महीने के अंदर इतना लूटना है और फिर 27वें रोजे वाले दिन सऊदी अरेबिया चला जाना है लूट के। मुझे ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल पता नहीं चला कि लूट के ज़कात देनी, फ्रॉड करना और फिर उसमें से ज़कात देनी, फ्रॉड करना और फ्रॉड करके लूट के ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके फिर 27वें रोजे के ऊपर जाके मदीने चले जाए, फिर इत्काफ पे बैठ जाए। ये मेरी ये समय से बाहर है चीजें कि आप रिचुअल में फंसे हैं, आप इस्लाम की फिलॉसफी को नहीं समझ पाया। और मैं बिलखसूस इस बात पे ये कहना चाहूंगा कि दूसरे मज़ाहिब के साथ आप नफरतें कम करें। आप हर मजहब, मैंने बहुत किताबें पढ़ी हैं, हर मजहब की बेसिक फिलॉसफी वही है जो इस्लाम की फिलॉसफी। हर मजहब यही कहता है एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे की इज्जत करो, किसी को तकलीफ ना दो। बिल्कुल, हर मजहब यही कहता है। मैंने सारे मजहब पढ़े हैं, बल्कि मैंने एक बुक पढ़ी थी, उसमें वो कहते थे सेंटर इज द सेम। उस सेंटर में हर बंदा डिफरेंट डायरेक्शन से उस सेंटर पे जाने की कोशिश कर रहा है। उस सेंटर पे जो आप चाहते हैं कि आप जन्नत में चले जाए, हर मजहब इसी चीज की प्रचार कर रहा है कि अगर आप नेक होगे तो उसका रिवार्ड क्या होगा। आप किसी को जुल्म करोगे, मारोगे, नफरत करोगे, उसका रिजल्ट क्या होगा। बुराई का अंजाम बुराई से होगा, उसका रिजल्ट। आप ऊपर से किसी मशीन के अंदर आप ईंटें डालें तो नीचे से फूल तो नहीं निकलेंगे ना। तो ये हर मजहब का ये फिलॉसफी यही है। आप ये ना समझें कि आप ही का मजहब एक ऐसा है कि आप ही सारा सवाब लेते, सवाब, बल्कि आपके ज़हन में तो सवाब का भी कॉन्सेप्ट जो है वो अजीब सा है। मैं बल्कि इस पे कंक्लूड ये करना चाहूंगा आरजू कि खुदा ने इस हर चीज का रिजल्ट रख दिया है कि आपके दिमाग और दिल में क्या चल रहा है। नेकी के पीछे आपका, कहते हैं नेकी के पीछे नीयत के ऊपर दुनिया चल रही है। नीयत, अगर आप नमाज भी मैं हमेशा ये कहता था, अक्सर मैं कहता था, नमाज अपनी जोड़ने की कोशिश करो। नमाज जोड़ने से बात ये है, जो मेरी नजर में नमाज की इंटरप्रिटेशन है कि 5 दफा खुदा के सामने जाते हैं, तौबा तायब करते हैं और वादा करते हैं कि मैं अपनी जिंदगी में चेंजेस लेकर आऊंगा। लेकिन खुदा से हम कलाम होने की कोशिश करें। लेकिन आप अगर नमाज तर्जमे से नहीं पढ़े खड़े होंगे वहां, तो आपका ध्यान तो जूतों पे होगा। आप मस्जिदों में इस वक्त जूते सेफ नहीं है, पंखे सेफ नहीं है। बिल्कुल, जो नई चीज आई है सऊदी अरेबिया में, ग्लास सेफ नहीं है, ग्लास को भी चेन लगा के रखा जाता है। इसी वजह से आपका ध्यान नमाज में नहीं है। आप मस्जिद खुदा का अगर घर है तो उसको खुदा का घर बनाए। और ये कैसा खुदा का घर है कि जहां जूते भी सेफ नहीं। तो ये कोशिश करें कि खुदा के घर को खुदा का घर समझा जाए, और वहां अगर इबादत करने जाते हैं तो इबादत करें और दिल लगा के करें, और दूसरे के रिलीजन की भी रिस्पेक्ट करें। रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हर इंसान की रिस्पेक्ट करें, हर जिंदा चीज की रिस्पेक्ट करें, बल्कि इंसान की नहीं, जानवरों को भी रिस्पेक्ट करें, उनकी भी फीलिंग्स है। खुदा रहा है अपना बिहेवियर चेंज करके देखें, आप यू विल गेन थिंग्स आउट ऑफ इट। मैं हमेशा, मैंने आपको शायद पहले भी कोट किया था किसी का, तो कहते थे खुशी, अपने खुशी अचीव करने का सीक्रेट क्या है। उन्होंने कहा था कि किसी और को खुश करने की कोशिश करो, खुशी आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। बिल्कुल, दिस इज, आई हैव ट्राइड इट माई सेल्फ। आप लोगों से प्यार करने की कोशिश करो, रिस्पेक्ट करने की कोशिश करो, यू विल प्लीज योरसेल्फ। ये थेरेपी है इंसान की, ये मैंने आजमा के देखी चीजें। तो मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि इसके रमजान के महीने में अपने आसपास आप सफाई करें, गलियों की सफाई करें, मन की सफाई करें, दिमाग की सफाई करें, और डाइटिंग सिर्फ प्रोग्राम ना करें, इसको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाएं और कोशिश करें कि आपकी प्रेजेंस फील की जाए दुनिया में। रमजान आप मॉडल मुसलमान बनने की कोशिश करें, आसपास लोगों से प्यार और मोहब्बत करें। बिल्कुल ऐसा ही है, और ऐसा ही होना भी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सर। तो जी दोस्तों, मित्रों, बेलियों, सज्जनों, तो वीडियो ख़त्म हो गई। बातें डॉक्टर साहब ने शानदार की हैं, काफ़ी बातें मेरे दिल को भी छू कर गई हैं, अच्छी बातें की उन्होंने। स्पेशली जिन्होंने पाकिस्तान पर ये जब बात करते हैं तो लगता है कि वाकई में ये काफ़ी हद तक अंदर से दुखी है, पाकिस्तान के लिए दर्द रखते हैं, दर्द है गम। अच्छा, पाकिस्तान को IMF कर्जा देगा, लेकिन ये कह रहे हैं कि IMF इस सूरत में कर्जा देगा कि आपकी डील हुई है IMF के साथ, और IMF अंदरूनी डील है कि US ने कहा होगा पाकिस्तान को कि आप
रशिया को अपना उसको यूक्रेन को असला दे तब आपको IMF पैसे देगा। ऐसा है क्या? क्या पाकिस्तान दे रहा है उसको? भाई लोन लेने के लिए पाकिस्तान को कुछ भी करना पड़े तो कर जाएंगे, ये तो तय है। ये तो खुद कहते हैं कि हम नाक रगड़ रहे हैं किसी को। 1 बिलियन के लिए इन्होंने इतने पापड़ बेले हैं, तो ये तो 8 बिलियन के 6 बिलियन मेरे ख्याल में लेने जा रहे हैं। तो आप वही सारा कुछ भी अमेरिका जो है ना, वो कह लें कि हमारा गॉडफादर है एक किस्म का पाकिस्तान का, तो वो कहता है ना कि बेटा ये काम आपने करना है, तो वो हम करते हैं। और दूसरी तरफ कहता है ना कि उंगली इस तरफ करता है कि बेटा ये काम नहीं करना, आपकी जान के लिए ठीक नहीं है, आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। तो ये हकीकत है, क्योंकि जो अमेरिका है ना, मैं काफी वीडियो में ये बता चुका हूँ कि भाई जो डॉलर की खुशबू है ना हमारे यहाँ, अगर वो मैं कहता हूँ कि किसी और खुशबू से ऊपर ही है, बाकी सारी खुशबुएं जो है ना वो नीचे ही है। इतनी ताकत है डॉलर में, अमेरिकन डॉलर। रशिया है ना वो बहुत अच्छी कंट्री है और उसके लोग बड़े फ्रेंडली हैं, बड़े अच्छे हैं। अगर किसी जो है ना हम रशिया के साथ पंगा लेंगे तो ये हमारे लिए नुकसानदेह होगा। अच्छा, एक और बात, आप कहीं और जा रहे हैं, मैं आपको एक और, आप भी सुन रहे थे, मैं भी ये सुन रहा था, पाकिस्तान ने यूएन से यानी यूएन जो है उससे ये पुकार की है, गुहार लगाई है टीटीपी की। हाँ, TTP को आप कंट्रोल करो। क्या पाकिस्तान भी भांड गले पड़ गई है। अब वो पंजाबी में कहावत दी जाती, शायद आपने पंजाबी लोग जो है वो शायद समझ जाए कि कदी कदी हत्थां दियां बंदियां चक्का नाल खुलनियां पौंदियां। मतलब ये है कभी कोई गांठ लगाई हो ना हाथ से तो ज़्यादा सख्त हो जाती है, तो उसको खोलने के लिए फिर हाथ यूज़ कारआमद नहीं होते, फिर दांतों से खोलनी पड़ती है, मतलब वो इतनी सख्त गांठ हो जाती है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ने अब ये गांठ तो खुद मारी थी TTP वाली कि हम हराएंगे, और आप वही ताड़े साहब जो कह रहे हैं कि हम खुद जो है मतलब असम्बली में खड़े होकर आप उनको मुजाहिदीन और उनको जो शहीद कहते थे, तरीफ़े करते थे। आज उन्हीं को कंट्रोल करने के लिए कह रहे हो UN से कि अफगानिस्तान को कहो कि इनको कंट्रोल करें। UN को जब कह रहे हैं कि अफगानिस्तान को कंट्रोल करता है, और इनको कहा कि ये हमारे पक्ष में धमाके ना करें। देखें कि ये वाकई है तो हकीकत में अफगानिस्तान की TTP नाम तरीका नाम रखने से अफगानिस्तान से कैसे होगी? और रहती पाकिस्तान में ट्रेनिंग तुम्हारी आर्मी ने दी, पैसा तुम्हारी आर्मी ने असला दिया, तुम कहते हो अफगानिस्तान से आती है। अच्छा, अफगानिस्तान ये तुम भी छोड़ने वाले छोड़ो कर रहा है कि तुम जाके हमारा जो है ना बेसों पर हमारी आर्मी के एरिए है हमारे, वहां पर जाके तुम हमला करो, वहां पर उसको उड़ा दो। शुरू में ट्रेनिंग किसने दी थी? TTP को भाई वो और किसने दी थी? वो TTP यार जो भी थे TTP किसने दी थी ट्रेनिंग? ये तो पाकिस्तान आर्मी ने बूटों ने दी थी। अच्छा, असला कहाँ से आया था? TTP का यार नाम पूरा ये बता तरीके तालिबान पाकिस्तान। हाँ, तो इससे आप अंदाजा लगा रहे कौन सा कंट्री किया है पाकिस्तान यार नहीं बात सुनना, बल्कि बलोचिस्तान की तरफ और KPK के अंदर, सरहद के अंदर या किसी एरिया के में वो क्लेम कर चुके हैं, हम अपना इलाका मुल्क बना चुके हैं। TTP वाले ये पिछले दिनों ये न्यूज़ चल रही थी कि वो क्लेम कर चुके हैं कितने एरिया को, कि ये अब उन्होंने बकायदा अपना वज़ीर आज़म चकवाल में ना, मेरी बात सुन, चकवाल में वो आए थे तो उनकी आर्मी ने पता है उनके साथ क्या किया था? कुत्तों की तरह दौड़े थे वो आगे, उनको मार कर वहां पर खत्म कर दिया था आर्मी ने। चकवाल में आपको पता नहीं कि वहां पर उन्होंने कुछ चंदे गांव थे एरिया उसको कब्जा कर लिया था। नहीं मारना होता और किसने मारना होता है? हमारे को चांदे का फीसद है वो सही है, वो गलत है, लेकिन आप उसको सभी को आर्मी को जो हमारे सोल्जर है, हमारा फख्र है, उनको आप मत कहें। नेक्स्ट टाइम आप इसके बात करने से अवॉइड करें। मैं एक मिनट, मैं अभी भी लेकिन वो चंद जो ऑफिसर बड़े हैं जो हमारे जर्नल है, मैं उनको भी आज भी कहता हूं, लेकिन जो हमारे आम गाने को कान खड़क जाता है। मैं तो आर्मी का आप दोनों को ये मशवरा देता हूं, तो तुमने क्या कहा है? मैंने ये सलाह देता हूं, एक्सक्यूज मी, मैं आप दोनों को ये मशवरा देता हूं कि भाई अपने जो एस्टेब्लिशमेंट है, अपना इदारा जो है ना, ठीक है, जैसे भी है, आप उसके खिलाफ ऐसे खुल्लम खुल्ला ना बोले, ठीक है? अगर आप उठाए जाएंगे तो मुझे कहीं ऐसा ना हो कि अकेले को रिएक्शन देना पड़े। अच्छा चले, खैर तो तुमने फिर इंडिया के ये होती है डेवलपमेंट। इंडिया ने इन्वेस्टमेंट की है अफगानिस्तान के अंदर, पार्लियामेंट हाउस को ताड़ साहब कह रहे थे वो इंडियन
ने बनाकर उनको दिया। उनकी आर्मी पुलिस को का महकमे को बेहतर किया, उनके साथ कोऑपरेट करके इंफ्रास्ट्रक्चर, वो तो हम जानते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना चाइना और इंडिया दोनों मुकाबले में हैं वो पैसा लगा रहे हैं। चाइना भी बहुत हद तो लगा रहा है अफगानिस्तान के अंदर। पिछले दिनों एक न्यूज़ आई थी कि कहीं गड्ढा खोदा है चाइना ने, तो उससे ऑयल निकला या कोई क्रूड ऑयल निकला जो चाइनीज कंपनी ने निकाला। इंडिया भी कर रहा है इन्वेस्टमेंट उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर में। सारी बात में से कोई ना कोई तो उसका इंसानियत के तहत कर रहा होगा और कुछ न कुछ इंडिया का अपना मफाद भी होगा। तो आपको IMF ने तब कर दिया जब आपने यूक्रेन को असला देना, ये बात ये गलत असला नहीं करना चाहिए। जो भी हो जाए ना, कम से कम मसलून के लिए हमें असला नहीं देना चाहिए। हमारा जिस दिन पंगा पड़ गया ना रशिया के साथ, पंगा हाँ, मतलब पंगा ऐसा ही ना कि हम उसके जो अगेंस्ट है जो यूक्रेन उसको हम असला देंगे तो ये किस्म का वार होगा रशिया के ऊपर, तो रशिया के साथ हम नहीं टिक पाएंगे। ये मैं क्लियर नहीं मानता हूँ। वो बहुत अच्छे लोग हैं जो रशिया के हैं। पुतिन बहुत अच्छा बंदा, बहुत ज्यादा। तो उसने कौन से आपको डॉलर देने हैं भाई डॉलर नहीं देने, जो मर्जी का डॉलर नहीं आने वाले। डॉलर्स की बात नहीं, मैं उसके अच्छा आप डॉलर की तरफ जाएंगे या अच्छाई की तरफ जाएंगे? अच्छा, एक और बहुत बड़ी शानदार बातें बड़ी हमारे तार साहब माशाल्लाह अच्छे करते हैं का, मगर भी मालिक के अंदर पैकेज सेल्स लगती हैं रमज़ान के अंदर, लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है उसके बरक्स होता है, डबल हो जाता है, डबल ट्रिपल ये हमारे। और फिर 27वीं का रोज़ा खोलने चले जाते हैं हम मक्का मदीना में, सऊदीया में। ये हमारा ईमान है, हमारी ये स्टैंडर्ड है कि हम किसी गिलास को भी जंजीर लगा कर रखते हैं, ये हमारा ईमान है। नहीं गलत है ये तो बिल्कुल। ऐसे ये हम करैक्टर लेस हो चुके हैं, ये बात सच है, ये मानो। लोन की बात हुई इंडिया के खिलाफ, इंडिया ने भी एक स्टेटमेंट दी थी कि ये इसमें असला खरीदने के लिए ये पाकिस्तान इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो ये स्टेटमेंट में कितना वजन है ये तो वक्त साबित करेगा। क्या पाकिस्तान वाकई में रुक जाएगा? अगर रुक जाएगा तो वाकई में इंडिया के स्टेटमेंट का भरम रह जाएगा। अगर पाकिस्तान नहीं रुकेगा तो फिर इंडिया के स्टेटमेंट को देना मेरा ख्याल में कोई जवाब नहीं बनेगा। खैर, मिलते हैं नई वीडियो में नाटक साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।